हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो मॉडल पेपर 3 है आपके डेस वर्क का, उसका सेशन डी सॉल्व करेंगे और इसी के साथ ही मॉडल पेपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 23 का फर्स्ट, राइट द डिफरेंस राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। क्लियर? तो देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब भी किसी चीज को टच करके फोर्स अप्लाई करोगे तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। ओके। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो एक्ट विदाउट टचिंग, ये विदाउट टच काम करता है। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट में फोर्स लगाती है बिना टच किए, वो सब कुछ। नेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट फोर्स नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट टू वर्क। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स को काम करने के लिए फिजिकली टच करना पड़ता है। नेक्स्ट है, वाइल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डज नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को काम करने के लिए किसी भी टाइप के फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब टच करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स कैन नॉट एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट फोर्स को आप किसी डिस्टेंस से अप्लाई नहीं कर सकते। वाइल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को आप डिस्टेंस से अप्लाई कर सकते हो, दूर से ही अप्लाई कर सकते हो। फिर फोर्थ ऑप्शन है इसमें, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। ओके, दो सरफेस जब आपस में टच करती है तब फ्रिक्शन होता है। एंड मस्कुलर फोर्स, किसी भी चीज को आपको फोर्स लगाना है तो टच करके ही लगाना पड़ेगा अपनी मसल से। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल देख लो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का फोर्स। ओके, उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके, तो ये रहा हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट हो रहा है यहाँ पर। वाई आर लुब्रिकेंट्स यूज इन मशीन। लुब्रिकेंट मतलब ऑयल टाइप की चीजें, ठीक है, जो मशीनों में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेंट्स आर यूज इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मशीनों में लुब्रिकेंट यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बिटवीन मूविंग पार्ट्स, तो मशीन के अंदर जो जो पार्ट रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, उनके अंदर लुब्रिकेंट्स वगैरह का हम यूज करते हैं। तो इनसे होता क्या है, दे मेक द मूवमेंट स्मूथ। लुब्रिकेंट्स का यूज करने से जो मशीनों का मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। रिड्यूस वियर एंड टीयर, ठीक है, एंड प्रिवेंट डैमेज टू मशीन पार्ट्स। और इसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और मशीनों के पार्ट्स पे डैमेज वगैरह कम होता है। नेक्स्ट देखो, 23 का थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। ओके, नॉइस और म्यूजिक के बीच में क्या डिफरेंस है। कैन म्यूजिक एवर बिकम नॉइस। क्या म्यूजिक भी नॉइस बन सकता है। मतलब नॉइस तो वो होती है जो शोर शराबा वगैरह, जो हमें पसंद नहीं आता, और म्यूजिक वो होता है जो हमें पसंद आता है, एक प्लेजेंट साउंड। क्लियर? और अगर म्यूजिक को ज्यादा जोर से बजाओगे तो वो भी नॉइस बन जाता है। तो देखो, नॉइस में इट इज एन अनप्लेजेंट एंड अनवांटेड साउंड। तो नॉइस एक अनप्लेजेंट मतलब जो हमें पसंद नहीं आता, और अनवांटेड जो हम सुनना भी नहीं चाहते, वो सब आ जाता है नॉइस में। इट डज नॉट हैव ए रेगुलर पैटर्न। और नॉइस मतलब शोर शराबे का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ओके, म्यूजिक इट ए प्लेजेंट एंड स्मूथिंग साउंड। ओके, म्यूजिक काफी प्लेजेंट मतलब हमें पसंद आने वाला साउंड होता है, और काफी स्मूथ भी होता है। इट हैज रेगुलर पैटर्न एंड रिदम। तो म्यूजिक में रिदम भी होता है और एक रेगुलर पैटर्न होता है। तो सेकंड का आंसर देते हैं आप, कैन म्यूजिक एवर बिकम नॉइस। ओके, क्या म्यूजिक भी शोर शराबा बन सकता है क्या। यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइस। म्यूजिक भी नॉइस बन सकता है इफ इट इज प्लेड वेरी लाउडली। अगर इसे आप ज्यादा जोर से बजाओगे और एट द रॉन्ग टाइम, और गलत टाइम पे बजा दोगे। जैसे रात के 12 बजे आप कोई सा भी अच्छा गाना बजा दो, लेकिन सब आपको ताने ही देंगे, ठीक है। एज इट कैन डिस्टर्ब अदर, क्योंकि म्यूजिक भी दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है गलत टाइम पे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 का और है, और में फर्स्ट पार्ट। क्लियर? देखो, हमें सारे क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। व्हाट इज द रीजन फॉर फाउंटेन्स कमिंग आउट फ्रॉम लीक इन पाइप्स यूज फॉर वाटर स्टोरेज। ठीक है, तो
वाटर स्टोरेज के लिए हम जो पाइप्स वगैरह यूज करते हैं, कभी कभी उनमें लीकेज हो जाता है तो उनमें से फव्वारा टाइप निकलने लग जाता है। ओके, तो ये क्यों होता है? जैसे साइड में ये इमेज में बस आपको समझना है, ये एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए इमेज लगाई है मैंने। तो देखो, फाउंटेन्स कम आउट फ्रॉम लीक्स इन वाटर स्टोरेज पाइप्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर। ओके, सिंपल सा आंसर है कि जो पाइप्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या है, वाटर काफी प्रेशर से मूव करता है, तो उस प्रेशर की वजह से ये फाउंटेन बनता है। वाटर इनसाइड द पाइप इज अंडर प्रेशर, क्योंकि पाइप के अंदर जो पानी होता है वो काफी प्रेशर से होता है। सो व्हेन देयर इज ए लीक, तो कहीं भी उस पानी को लीक मिलता है, वाटर कम्स आउट फोर्सफुल्ली लाइक ए फाउंटेन। ओके, तो पानी वहां से काफी प्रेशर से बाहर आएगा और वो ऐसा लगता है जैसे फाउंटेन हो, फव्वारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 का बी, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? ओके, एक्सप्लेन व्हाई इट इज कन्वीनियंट टू पुल द वेट ऑन द रोलर। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? ओके, और इसकी जरूरत क्यों है किसी भी वेट को खींचने के लिए रोलर के ऊपर? तो देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन वो वाला फ्रिक्शन है दैट एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे आप रोल करते हो, मतलब गुड़ाते हो, है ना, लुढ़काते हो, जो भी हो, तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। ओके, अब नेक्स्ट, इट इज कन्वीनियंट। ओके, और ये बहुत हेल्पफुल है टू पुल द वेट, वेट को खींचने के लिए, ऑन द रोलर, रोलर के ऊपर। क्यों? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस। ओके, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो एक तो किसी चीज को आप है ना जमीन पे घसीटो तो वहां तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और एक किसी चीज को आप है ना रोलर्स के ऊपर घसीटो तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन होगा, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। सो लेस लेस फोर्स इज नीडेड टू मूविंग वेट। तो आपको जब किसी चीज को रोल करके खींचते हो तो वहां पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 का सी, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक? जब हम बोलते हैं तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है, सॉरी वाइब्रेट करता है? तो ये देखो, हमारे गले के अंदर होता है एक पार्ट, नेक के अंदर। ओके, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। तो वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करके हमारा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं जब हम बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में सीधा। एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल विथ ए डायग्राम। तो इसका डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो आपको याद होना चाहिए, ऐसे कैसे, और इसका देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द एयर। तो हवा के अंदर नाइट्रोजन बच्चों भर भर के है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ना, नाइट्रोजन को डायरेक्टली हवा से यूज नहीं कर सकते। सेकेंड, सम बैक्टीरिया इन सॉइल, तो मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एंड इन द रूट ऑफ लिग्मेनियस प्लांट्स। ओके, और लिग्मेनियस प्लांट्स होते हैं जैसे मटर का पेड़ वगैरह, इनकी जड़ों में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। वो क्या करते हैं, चेंज नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट्स। वो नाइट्रोजन गैस को चेंज कर देते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और इन नाइट्रेट्स को बाद में पेड़ वगैरह यूज कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यही प्रोसेस बेटा, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कभी छोटा। ओके, प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, बाद में नाइट्रेट्स बन जाते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से, एंड यूज देम टू मेक प्रोटीन्स, और उनका यूज करके प्रोटीन बनाते हैं। एनिमल गेट नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। और जो एनिमल्स है उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, या तो वो प्लांट को खा जाएंगे, प्लांट से नाइट्रोजन मिल जाएगा, या एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाएगा, उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई। अब जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज देयर बॉडी, तो जो बैक्टीरिया इनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, एंड रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल, और नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया चेंज नाइट्रोजन कंपाउंड
इन द सॉइल बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ना, मिट्टी के अंदर उनको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गोस इनटू द एयर, और वो नाइट्रोजन गैस वापस एयर में चली जाती है। तो यहाँ पर एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है नाइट्रोजन साइकिल। इन दिस वे नाइट्रोजन इज कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड इन नेचर। तो नेचर में इस तरह से नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। तो ये इसका डायग्राम है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई। ओके, ये तो एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो 24 का सेकेंड, एक्सप्लेन द आई लेंस। आई लेंस बताओ क्या है, एंड वेक्टोरियस ह्यूमर इन द आई, ये कहाँ कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो देखो, दी आई लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट। आई लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जिसके आर पार देख सकते हो, एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल मतलब ये छोटा बड़ा हो सकता है, और प्रेजेंट बिहाइंड द पुपिल्स, पुपिल्स के पीछे ये प्रेजेंट होता है। इट इट्स मेन फंक्शन इज टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ओके, तो ये जो भी हमारा लेंस है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा लेंस है, और इसका काम क्या होता है कि जो भी बाहर से लाइट आ रही है उसको ये पीछे रेटिना पे फोकस करवाता है। क्लियर? आगे देखो, सो दैट वी कैन सी क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट नियर एंड फार। तो हम पास की और दूर की चीज़ों को एकदम क्लियर देख पाते हैं। अब वेक्टोरियस ह्यूमर ये क्या होता है, तो ये देखो, पहले ये जो आई का आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें देखो ये बीच में जो स्पेस है ना सारा, इसमें जो लिक्विड भरा होता है वो वेक्टोरियस ह्यूमर ही होता है, ठीक है। तो इसे और देख लो, द वेक्टोरियस ह्यूमर इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। वेक्टोरियस ह्यूमर भी ट्रांसपेरेंट होता है और ये जेली जैसा होता है। प्रेजेंट बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना, ये आई लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये रहा हमारा आई लेंस, और ये येलो कलर की जो लेयर देख रहे हो ये रेटिना है, ठीक है। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में ये जो सारा भरा हुआ है ये वेक्टोरियस ह्यूमर ही है। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। तो वेक्टोरियस ह्यूमर है ना, ये आंख की शेप को बनाए रखने में काम करता है, एंड अलाउ लाइट टू पास टू द रेटिना स्मूथली, और लाइट को रेटिना तक बहुत स्मूथली जाने देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन डी का 24 का फर्स्ट, शो द पिक्चर ऑफ ब्रेड मॉड्यूल, है ना, राइजोपस। कैन दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप। तो पहले तो आपको है ना जो ब्रेड मॉड्यूल है राइजोपस, इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। बुक में देखो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी की में, तो आपको एग्जाम में भी ये वाला ही डायग्राम बनाना है। बाकी एक साइड में इमेज हो रहा है ये आपके समझने के लिए। इसमें साइड में देखो एक ब्रेड रखी है, ओके। तो ब्रेड के ऊपर कभी कभी ये फंगस टाइप का लग जाता है, इसे बड़ा करके देखोगे तो ये इस तरह का दिखता है, जैसे छोटे छोटे पेड़ उग रहे हो। ओके, तो यही है हमारा ब्रेड मॉड्यूल, जिसको राइजोपस भी कहते हैं। तो चलो देखो, एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो देखो, कैन इट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, क्या बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं ब्रेड मॉड्यूल को? यस, ब्रेड मॉड्यूल कैन बी सीन विथ नेकेड आइज। आप खुली आंखों से ब्रेड मॉड्यूल को देख सकते हो। एस ब्लैक और ग्रीन कॉटन लाइक पैचेस ऑन द ब्रेड, जो ब्रेड के ऊपर ग्रीन या ब्लैक कलर के पैचेस आ जाते हैं वो वो ही ये ब्रेड मॉड्यूल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बट इट्स फाइन स्ट्रक्चर, लेकिन आपको बहुत अच्छे से देखना है गौर से। कैन बी सीन क्लियरली ओनली विथ अ माइक्रोस्कोप, अगर आपको इसे बड़ा करके देखना है तो वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही पॉसिबल है, ओके, जो कि इस इमेज में यहाँ पर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डोंट 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 ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का सेकेंड, हाउ इज द इमेज फॉर्म बाय द ह्यूमन आई। तो जो हमारी आंखें हैं बच्चों, उससे इमेज कैसे बनती है? राइट इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन भी लिखो, आंख के फंक्शन। चलो देखो, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आई। ओके, तो लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट आ रही है, तो सबसे पहले हमारी आंख में एंटर करेगी। क्लियर? थ्रू द कॉर्निया एंड पुपिल, तो सबसे पहले वो कॉर्निया पे पड़ेगी, फिर उसके पीछे पुपिल होता है वहां पड़ेगी। ओके, द आई लेंस बैंड द लाइट रेज
एंड फोकस देम ऑन रेटिना। फिर वो एक लेंस होता है आँख के आगे, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। वो लेंस क्या करेगा, जो भी लाइट रे आ रही है उसको बेंड करके और हमारा जो रेटिना होता है पीछे वहां पे फोकस करेगा। ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो हमारा जो रेटिना है उस पे एक रियल इमेज बनता है और उल्टा बनता है, अपसाइड डाउन बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है, द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज सिग्नल। तो फिर ये इमेज के जो सिग्नल है, रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है, तो वो ऑप्टिक नर्व है ना, हमारे ये जो इमेज के जितने भी सिग्नल है उनको ब्रेन तक लेके जाती है। एंड द ब्रेन मेक अस सी द ऑब्जेक्ट अपराइट। और ब्रेन हमें वो सारी चीजें सीधा करके दिखाता है। ओके। फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई के फंक्शन क्या क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई इज टू सी ऑब्जेक्ट। तो इंसान की आंख का जो सबसे पहला काम है वो तो यही है कि चीजों को देखना। ओके। कैसे, बाय डिटेक्टिंग लाइट एंड फॉर्मिंग इमेजेस। लाइट को डिटेक्ट करना और उसकी इमेज बनाना, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस। तो इस तरह से हम हमारे चारों तरफ की दुनिया को देख पाते हैं। नेक्स्ट है 25। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर 3 का। तो इसको देखते हैं अब। वाई शुड वी सेव पेपर, हमें पेपर क्यों बचाना चाहिए। लिस्ट समथिंग यू कैन डू टू सेव पेपर। तुम पेपर बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो देखो, वी शुड सेव पेपर बिकॉज पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री। पेपरों को इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि वो पेड़ों से बनते हैं। कटिंग मोर ट्रीज कज डिफॉरेस्ट्रेशन। और ज्यादा पेपर यूज करोगे तो ज्यादा ट्रीज काटने पड़ेंगे, जिससे डिफॉरेस्ट्रेशन होगा। एंड हार्म द एनवायरनमेंट, और उससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं पेपर को बचाने के लिए, यूज बोथ साइड ऑफ पेपर। आपके कॉपी के जो दोनों साइड का पेपर है उस पर आपको लिखना चाहिए। रीयूज ओल्ड नोटबुक एंड पेपर। जो पुरानी नोटबुक है उन्हीं को काम ले लेना चाहिए। ओके। ताकि मतलब नई बुक मत खरीदो, किसी की सेकंड हैंड लेके ही काम चला लो। अवॉइड वेस्टिंग पेपर, है ना, पेपर को वेस्ट करना नहीं चाहिए आपको। यूज डिजिटल मेथड व्हेन पॉसिबल। जब पॉसिबल हो आप डिजिटल मेथड भी यूज कर सकते हो लिखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो। रिसाइकल यूज पेपर, और जो यूज पेपर है उनको रिसाइकल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड 25 का। हाउ डू द जेनेटियल्स डेवलप ड्यूरिंग पबरिटी। पबरिटी के टाइम ये जेनेटियल्स डेवलप क्यों होते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग पबरिटी हार्मोन कज द जेनेटियल्स टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर। तो ये जो जेनेटिकल चेंज आते हैं, ओके, बॉडी के अंदर, ये पबरिटी के दौरान आते हैं। और ये हार्मोन्स करते हैं। बॉयज के अंदर टेस्टोरोन हार्मोन करता है और गर्ल्स के अंदर इस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ओके। ओके, नेक्स्ट देखो। तो बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, द टेस्टेज स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। जो टेस्टेज है स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ओके, चेहरे पे दाढ़ी वगैरह आना, ये सब भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है इन गर्ल्स ओवरेज स्टार्ट रिलीजिंग एग। गर्ल्स के अंदर ओवरेज एग रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा वाइडनिंग ऑफ हिप्स एटसेट्रा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो दिस डेवलपमेंट प्रिपेयर्स, तो ये डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 25 का सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 25 का, ये और वाला है सेक्शन। ओके, तो इसमें फर्स्ट है राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बताना है। तो पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ना, इसको समझ लो बहुत आसान भाषा में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि किसी एरिया में कितने टाइप्स के प्लांट और कितने टाइप्स के एनिमल्स आपको मिलते हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। ओके, तो देखो, डिफॉरेस्ट्रेशन ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। क्यों, कटिंग ट्रीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि आप पेड़ों को काटोगे तो वह पेड़ों के नीचे जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका हैबिट था, वो रहने की जगह थी। ठीक है, और जो पेड़ पौधे थे उनकी जगह थी, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। पोल्यूशन, एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे एयर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है और सॉइल भी जो पोल्यूट हो रही है, इनकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले जानवर है उन पे भी असर पड़ता है। एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, और इससे भी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। ओके, क्लाइमेट चेंजेस,
तो चेंज इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सीधी सी बात है, कहीं का टेम्परेचर चेंज होगा, वहाँ पे बारिश कम ज़्यादा होगी, तो उस जगह पे जो प्लांट और एनिमल थे उन पे असर पड़ेगा। तो लास्ट है नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे अकाल पड़ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, ओके, और कहीं पे जंगल में आग लग गई, तो इन सब से भी जो रहने वाले जानवर है उनके हैबिट्स खत्म हो जाते हैं, उनके रहने की जगह खत्म हो जाती है और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है वहां पे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, 25 का सेकेंड। वाई आर टीनेजर्स कॉल्ड एडलसेंट्स? एडलसेंट्स, ओके, टीनेजर्स को एडलसेंट्स क्यों बोलते हैं? तो देखो, teenagers are called adolescents because this age period is called adolescence, okay। तो टीनेजर की जो एज चलती है, ओके, 13-14 साल से जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, तो इसको एडलसेंस बोलते हैं, और जो टीनेजर्स इस एज से गुजर रहे हैं उनको एडलसेंट्स बोल देते हैं। तो एडलसेंस इज द स्टेज, एडलसेंस एक ऐसा स्टेज होता है बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बचपन से लेके जवान होने तक का, व्हेन द बॉडी एंड माइंड अंडरगोज मैनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंज। इस एज में आपकी बॉडी को बहुत सारे फिजिकल चेंज से गुजरना पड़ता है और बहुत सारे इमोशनल चेंज से भी गुजरना पड़ता है। तो आई होप बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था इसका और आपको पसंद आया होगा ये पूरा वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ओके, और सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है मॉडल पेपर 3 का। थैंक यू, बाय बाय।